हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स बच्चों, जैसे कि आज आपको मालूम है कि आज हमारा मतलब पूरी की पूरी कंप्लीट ऑप्टिक्स का गदर सेशन था और जो कि बहुत बढ़िया जा भी रहा था और आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े हुए थे। और इतना पेन में, इतनी तबीयत खराब में मैं आज का सेशन लेने भी आया था, लेकिन मुझे लग रहा आज का दिन ही खराब है। हुआ ये कि चलते चलते बस मैंने 3 बजे ब्रेक लिया और सेशन हमारा बढ़िया जा रहा था। जब मैं वापस आया तो नेटवर्क इश्यू होने की वजह से हमारा सेशन हम कंटिन्यू नहीं रख पाए। और कोशिश तो यार मैंने काफी करी, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है और वाईफाई जो है अपना दोबारा नेटवर्क आने में शायद 4 घंटे लगेंगे, उसमें ऐसा कुछ बता रहा है। तो सेशन वो हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन उसके आगे के जो हमारे 2 टाइप थे, है ना, टाइप 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, वो सारी की सारी बातें पढ़ी थी। टाइप 2 में हमने क्रिटिकल एंगल पढ़ा था, प्रिज्म पढ़ा था, और टाइप 3 के अंदर हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। ये तीनों के तीनों टाइप हमारे डेडिकेटेड थे टुवर्ड्स द रे ऑप्टिक्स। लेकिन वेव ऑप्टिक्स से भी यार क्वेश्चन आता ही आता है। ऑप्टिक्स में मैंने जैसा आपको बताया कि यार 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट तो हमारा पूरा हो गया था, वेव ऑप्टिक्स वाला बचा था। और वेव ऑप्टिक्स से यार फॉर श्योर गारंटी है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो छोटा सा हमारे मतलब ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट का सेशन ही रह गया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं। आई होप आप सबने वो सेशन अच्छे से लगाया होगा। और अब ये सेशन उसके आगे से ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें हम टाइप 4 और टाइप 5 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में आके मैं आपको सारी की सारी बातें एज इट इज कवर करूंगा, सारी की बातें वो रहने वाली हैं। सॉरी यार, माफी चाहूंगा, लेकिन ये चीज मेरे हाथ में नहीं है और इसी वजह से मैंने 2 वाईफाई लगवा रखे थे यार, लेकिन वो दोनों ही खराब अभी हुए हैं, नेटवर्क दोनों में प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको जरा आप अच्छे तरीके से वैसे ही पढ़िएगा जैसे आप गदर सेशन में लगा रहे थे। और बताइएगा कि यार वो जो सेशन था, मैं आप सभी से कहता हूं कि सेशन कैसा गया, लास्ट में जरूर फीडबैक देना। तो यार वो जो मेन हमारा ऑप्टिक्स का गदर सेशन आज हुआ है, उस पर जाके यार जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा भी कि वहां तक हमारा कैसे रहा। और आज अभी आगे का जो अभी आप देख रहे हो, यहां से हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो टाइप 4 हमारा मेनली क्या है, इंटरफेरेंस है। तो इंटरफेरेंस से देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटरफेरेंस से ज्यादातर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होता है, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। जैसे कि ये 2025 के इस क्वेश्चन है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन E1 दे दिया और दूसरा E2 दे दिया, आपसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं। तो ज्यादातर इंटरफेरेंस में हमारा होता है क्या है कि 2 वेव्स को हम आपस में सुपर इंपोज कराते हैं, मतलब 2 वेव्स को हम आपस में ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद जो भी रिजल्टेंट मिलता है तो वो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी या फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। कई बार मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम इंटेंसिटी या मिनिमम एम्पलीट्यूड, इस टाइप की बातों पर सवाल आते हैं, हर साल आ ही रहे है ना। जैसे ये देख लो, ये हमारा रेशियो ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब जो बता रहा हूं उससे बाहर से कुछ जाएगा नहीं फॉर श्योर। तो यहां से हम देखते हैं। और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ये सारी बातें थ्योरी वैसे मैंने डाल रखी है बढ़िया से, लेकिन मैं आपको ये सारी की सारी बातें अपने तरीके से भी बता देता हूं, साथ में ट्रिक्स भी अच्छे से बताऊंगा, वो नोट कर लेना बढ़िया से, फिर आप सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इसे कराऊंगा सेम ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे लाइव सेशन चल रहा है, आप ये समझो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंटरफेरेंस में, है ना, तो इंटरफेरेंस छोड़ो, पहले सुपर पोजिशन क्या होता है पहले वो पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं 2 वेव्स लेकर आता हूं मेरे प्यारो, है ना, तुमको समझने में काफी आसानी होगी। यहां पर मैं 2 वेव्स लेकर आया, ठीक है, दीज आर द 2 वेव्स। और एक जो वेव है वो कुछ इस तरह से ऐसे जा रही है ना, और जो दूसरी वेव है वो कुछ इस तरह से जा रही है, लाइक दिस। अब ये जो वेव है, इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो यार ये मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड दिखा रही है, वो हमारा A1 हो गया। तो Y1 जो आएगा वो आएगा A1। और देखो ये जो कर्व है, ग्राफ जो है वो हमारा साइन के ग्राफ को फॉलो कर रही है, तो इक्वेशन हो गई Y1 की A1 sin ओमेगा टी। सेम इसी तरीके से ये जो दूसरी वाली वेव है, इसका एम्पलीट्यूड मैंने माना है कि भाई इसका एम्पलीट्यूड A2 होगा, मैक्सिमम A2 हाइट तक जा रही है, तो इसके जो इक्वेशन होगी Y2 जो होगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों A2 sin ओमेगा टी। और यहां पर हमने देखा कि दोनों के दोनों देखो सेम टाइम पर मैक्सिमम, सेम टाइम पर मिनिमम, सेम टाइम पर मैक्सिमम, सेम टाइम पर मिनिमम, ऐसे ऐसे देखो ये चल रही है, मतलब ये दोनों की दोनों सेम फेज में है। तो साइन के आगे जो थीटा होता है ना ओमेगा टी, वो हमें बताता है फेज के बारे में। तो अभी ये दोनों की दोनों यार सेम फेज में, तो दोनों की जगह पर मैंने ओमेगा टी रख दिया है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, तो अब ऐड करने के बाद जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा, तो देखो यार इसका एम्पलीट्यूड A1 था, इसका एम्पलीट्यूड A2 था, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद अब जो मुझे वेव मिली लाइक दिस, उसका एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 नहीं हो जाना चाहिए।
मतलब एक वेव में अगर मैं दूसरी वेव ऐड कर दूं तो अब उन दोनों को मिला के जो तीसरी वेव बनती है, दोनों को सुपर इंपोज करके जो तीसरी वेव बनी, वो जो हमारी रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 आया। लेकिन यार ये तो तब हो पाया ना जब दोनों की दोनों सेम फेज में थी, मतलब दोनों सेम टाइप से मैक्सिमम हो रही थी, सेम टाइम से मिनिमम हो रही थी। लेकिन अगर अलग अलग फेज में होती, मतलब अगर आप लोगों को मैं ऐसे देता कि यार y1 जो है वो A1 साइन ओमेगा टी है और y2 जो है वो हमारा A2 साइन ओमेगा टी नहीं है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, मतलब थोड़ा सा एंगल में फर्क है। तो उन दोनों को मिला के जो अब रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट क्या होगा, अगर वो आपसे पूछ ले तो फिर उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला सेम जैसे कि आप लोगों ने यार वेक्टर पढ़ा होगा, दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालते थे, सेम वही वाला फॉर्मूला है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है, पूरी लंबी चौड़ी डेरिवेशन करके आता है, वो आता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos थीटा था, यहां पर थीटा की जगह पर ये फाई आ गया, मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। ये जो भी आप फॉर्मूला देख रहे हो बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे तरीके से देखिएगा, है ना, इसको नोट कर लेना और याद भी कर लेना। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। अच्छा अब आगे बढ़े, अब इसके अंदर भी आपसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया तो आपसे इंटेंसिटी भी पूछ लेते हैं कि भाई अगर दो वेव्स जिनके I1 और I2 इंटेंसिटी है उनको अगर आपने आपस में मिलाया तो अब जो नई वेव बनी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो इंटेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखो इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये एसएचएम और वेव जो 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है ना, वेव चैप्टर में ये बात आती है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो उसका मैं यूज कर रहा हूं और उसका यूज करके अगर मैं देखूं तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो यहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था, तो यहां पर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिख सकता हूं। और यहां पर A1 का स्क्वायर है तो मैं I1 लिख सकता हूं, यहां पर A2 का स्क्वायर है तो मैं I2 लिख सकता हूं। अब देखो अगर A स्क्वायर I के प्रोपोर्शनल है तो A जो होगा वो रूट I के प्रोपोर्शनल होगा, तो यहां पर A1 की जगह पर अंडर रूट I1 और A2 की जगह पर अंडर रूट I2, तो ये 2 इंटू अंडर रूट I1 I2 हो गया और ये साथ में यहां पर cos फाई आया। तो ये हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की कहानी हो गई। ये दोनों फॉर्मूले आप जरा अच्छे से नोट कर लो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से जब आप करने जाओगे तो आपको दो चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना, और उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। देखो ये जो प्रोसेस है ऑफ सुपर इंपोजिंग दो वेव्स, एक वेव को जब दूसरी वेव से मैंने आपस में जोड़ा तो एक जो नई वेव बनकर आई, इस प्रोसेस को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस तभी हो पाता है जब हमारे सोर्सेस कोहेरेंट हो, वो भी बता देता हूं सोर्सेस कैसे हो, कोहेरेंट। ये जो जितनी भी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सब के सब कोहेरेंट सोर्स के लिए वैलिड है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या हो गया, वो सोर्स जिसमें फ्रीक्वेंसी तो सेम हो, मतलब जब हमारी लाइट की वेव्स निकल रही है तो सेम फ्रीक्वेंसी से निकल रही हो, और दूसरा जो फेज डिफरेंस है वो या तो कांस्टेंट हो या फिर जीरो हो। जैसे कि यहां पर आप इन दोनों का फेज डिफरेंस करो तो ये ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंस क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, जो कि कांस्टेंट है। तो अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या फिर दोनों बराबर ही, जैसे यहां पर जब मैं ओमेगा टी और ओमेगा टी का डिफरेंस करूंगा तो फेज डिफरेंस जीरो आएगा। तो कोहेरेंट सोर्स की पहचान ये है या तो फेज डिफरेंस हमारा डेल्टा फाई या तो जीरो हो या फिर कांस्टेंट हो। तो कोई भी दो सोर्स जिनकी वेव्स को मैं आपस में सुपर इंपोज करवा रहा हूं, तो अगर उनका फेज डिफरेंस जीरो या फिर कांस्टेंट है और दूसरा सेम फ्रीक्वेंसी है तो वो सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा ये बात हो गई। अब ये कोहेरेंट सोर्स की बात हो गई, अभी आगे और देखो। दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, एक तो होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव नाम से समझ में आ रहा है कि कोई चीज बढ़ रही होगी। कंस्ट्रक्शन का मतलब बनाना या तोड़ना, बनाना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता क्या है कि हमारी ये वाले कैसे जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे तो ऐड करके और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी मैंने बताई। दूसरा आता है डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसमें एक जिस फेज में है ना दूसरी ऑपोजिट फेज में होती है। अगर एक का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो दूसरे का मिनिमम होता है, उस टाइम पर आएंगे अभी उस चीज पर भी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है या फिर जो हमारी इंटेंसिटी है वो भी मैक्सिमम होती है।
अब देखो जरा, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मैक्सिमम तभी तो होगी जब यहां पर ये कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब फाई 0 होता है, कॉस 0 पर कॉस फाई 1 होता है ना, कॉस 0 1 होता है। या फिर अगर हमारा एंगल 360 है तो 360 पर भी कॉस 360 1 होता है, इस टाइप से, या फिर 4 पाई है। तो यहां पर अगर मैं एम्पलीट्यूड निकालता हूं तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा कॉस 0 होके वो 1 हो गया। तो ये तो क्या a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां से मुझे चमका कि यार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा, जो कि लिखने की जरूरत ही नहीं है, होल स्क्वायर से रूट हट गया। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा a1 प्लस a2 आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखना चाहूंगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 और साथ में cos 0 के वो 1 हो गया। तो अब यहां से मैंने क्या देखा, ये भी तो किसी का फॉर्मूला बनेगा। अगर तुम थोड़ा और ध्यान से देखो तो ये हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आ रही है इसका फॉर्मूला पता है क्या हो गया? अरे यार ये क्या रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो करके देख लो, रूट I1 प्लस रूट I2 का अगर आप होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो देखना यही आएगा। तो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, मुझे बात मालूम है कि I जो है a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, I a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, तो रूट I a के प्रोपोर्शनल है। तो मैं रूट I की जगह पर अगर a लिख दूं तो क्या ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? और जो कि होना भी चाहिए था कि अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 आ रहा है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर आनी चाहिए। तो वही पीछे वाली बात यहां पर हमारी जस्टिफाई कर गई। इसको जरा अच्छे से देख लो। सेम ऐसे मैं आपको दूसरी कहानी पढ़ा देता हूं जो कि आती है डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। डेस्ट्रक्टिव क्या? इंटरफेरेंस। अब डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है भाई मेरे प्यारे बच्चों? डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अब हमारी वैल्यू मिनिमम आएगी, एम्पलीट्यूड जो भी आएगा वो मिनिमम होगा और इंटेंसिटी भी जो भी आएगी वो भी मिनिमम होगी। अब यार वो मिनिमम तभी तो होगी जब हमारा यहाँ पर कॉस की वैल्यू मिनिमम हो। कॉस की वैल्यू मिनिमम होती है -1, और वो -1 कितने कितने एंगल पर आती है? जब हमारा फाई ये तो 180 डिग्री हो, या फिर 270 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? नहीं 270 नहीं, 180 का मल्टीपल होना चाहिए मतलब। तो पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया। नहीं 2 पाई पे भी नहीं आएगी यार, सॉरी। कॉस की वैल्यू हमारी -1 चाहिए ना यहाँ पे, तो कॉस की वैल्यू -1 तो 180 पे आएगी यार, सही तो कह रहा हूं मैं, 180 पे आएगी। फिर 180 का ऑड मल्टीपल होगा, अच्छा तो ये 3 पाई हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा, इस टाइप से चलेगी, देख लो, है ना। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो जब मैं इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब मैं निकालूंगा तो वहां पर ये जो फॉर्मूला बनेगा वो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस की वैल्यू क्योंकि -1 आई है तो वो माइनस का 2a1 a2 हो जाएगा, जो कि एक a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहां पर याद रखना मिनिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला a1 माइनस a2 जाएगा। और सेम इसी तरीके से मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट I1, बस यहां पर प्लस था यहां पर माइनस आ रहा है, कहां चक्कर में पड़ रहा है? अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, या फिर मैं बोलूं a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। इसको जरा अच्छे से देखो और नोट करो। इतना हो गया। अभी और आगे चलते हैं। अभी मैं तुमको एक बड़ा शानदार वाला फॉर्मूला और बताऊंगा जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मान लो कि अगर हमारी इंटेंसिटी I1 और I2 बराबर हो जाए, I0 हो जाए, तो हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया आपको? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, यही मैंने आपको बताया। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से कि अगर मैं उन दो वेव्स को आपस में सुपर इंपोज कर रहा हूं जिनकी सेम इंटेंसिटी है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी? तो वो हो जाएगा I0 प्लस I0 का मतलब 2I0, और ये 2 अंडर रूट में I0 क्या हो जाएगा? I0 का स्क्वायर का रूट I0 ही आएगा, तो यहां पर भी 2I0 cos फाई हो गया। अगर मैंने 2I0 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस फाई, और 1 प्लस कॉस फाई क्या होता है भैया? 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? अगेन मैथ्स, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब 2 cos स्क्वायर फाई बाय 2। तो यहां से रिजल्टेंट इंटेंसिटी का देखो फॉर्मूला आ रहा है 4I0 cos स्क्वायर फाई बाय 2। यार ये तो मैंने तुमको डेरिवेशन भी करा दी,
वरना तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताने वाला था, लेकिन चलो क्योंकि रिकॉर्डेड देख रहे हो तो मैंने डेरिवेशन भी तुमको करा दी, और क्या लोगे तुम। तो यहां से अगर कोई भी दो इंटेंसिटी सुपर इंपोज कर रही हो और दोनों की दोनों सेम हो, तो डायरेक्ट रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हो, 4i0 cos स्क्वायर 5/2। अच्छे से इसको जरा देख लीजिए। और अगर मैं आपसे बोलूंगा यार मैक्सिमम इंटेंसिटी बताओ, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है, यहां पर थीटा की, फिर अगेन कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर आई मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो 4i0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4i0। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि आई का जो फॉर्मूला है वो आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 है। इन सारी बातों पर बहुत हर साल लगातार क्वेश्चन आते रहे, इनको जरा अच्छे से देखो। ये मैंने सारी ट्रिक्स वाली बातें आपको अच्छे से बता दी है ना। वैसे तो मेन फॉर्मूला ये है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चले मेरे प्यारो, कि अब यहां पर ईमानदारी से बताओ तुमको बात समझ में आई या नहीं आई। जैसे वहां पर आप लाइव चैट में आंसर लिखते हुए चल रहे थे, ऐसे यहां पर भी अब आपको लिखते हुए चलना है भैया, है ना। कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है कि तुमको बातें समझ में आई या नहीं आई, है ना। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। चलो पहले क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने, इसी साल 2025 का क्या बोला जा रहा है भाई। सिंपल सी बात है, बोला ही जा रहा है कि दो वेव्स हैं। इसको आप ऐसे देखो, y1 जो है वो a sin ओमेगा t है, समझ रहे हो, और y2 जो है वो हमारा a sin ओमेगा t प्लस π/3 का मतलब 60 डिग्री है। ये तो है, कितना सिंपल है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था सर? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था अंडर रूट a1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर अगेन a स्क्वायर। कंपेयर करो ना y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t से, तो ये a1 है और ये a2 है, जो कि दोनों के बराबर ही है हमारे लिए। और फिर 2a1 a2 मतलब 2a1 a2 का मतलब a स्क्वायर 2a1 a2 cos थीटा, तो cos 60 होता है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से ये निकल कर आ रहा है 3a स्क्वायर। या फिर मैं बोलूं √3a बोलूं या e0 बोलूं, सेम बात है। तो √3 √3 की वैल्यू 1.732 e0, तो हमारा आंसर 1.7 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आप सभी बच्चों का भी सॉल्व करके यही आया था? मुझे एक बार बताओ यस और नो। चले आगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलते चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या बोला जा रहा है, टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट है हमारी, और उनकी इंटेंसिटी क्या है भाई, 1:9 का रेशियो दे रखा है। दोनों लाइट है, उनकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या है, 1:9 है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि I1 और I2 का रेशियो 1:9 है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपसे क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। चलो आप सारे बच्चे करके दिखाएंगे, ये मैं नहीं करूंगा। फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया था। आई मैक्स का फॉर्मूला क्या था, अरे यार वो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर था, क्या यही था, यही पढ़ाया। और आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या था भाई, आई मिनिमम, तो वो था हमारा सिंपल अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर भी था क्या, बिल्कुल था, लगा दो। तो I1 की जगह पर 1 रख दो और I2 की जगह पर 9 रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, अरे ये बन जाएगा सर 1 + 3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर, जो कि ये 16 आएगा और ये 4 आएगा, मतलब 4:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आई बात समझ में? जरा इसको अच्छे से देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चले चलो भाई साहब, अब देखो क्या है आंसर, बिल्कुल यार देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोला जा रहा है, टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी, अगेन सेम क्वेश्चन है। चलो ये आप लोग करोगे, दो वेव्स है, दोनों की इंटेंसिटी सेम 1:9 का रेशियो है, और उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है। अच्छा चलो करा देते हैं। पहला केस है जब वो इनकोहेरेंट सोर्स है। तो देखो इनकोहेरेंट सोर्स में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता। अगर टोटल इंटेंसिटी, तो पहले वाली की इंटेंसिटी अगर 1 है और दूसरे की 9 है, और दोनों को अगर आपने सुपर इंपोज कराया, तो मैंने बताया ना कि नॉन कोहेरेंट सोर्स में कोई भी इंटरफेरेंस वाले फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसमें तो बस आप सीधे सीधे ऐड कर दोगे। तो ये 1 + 9 मतलब यहां पर हो जाएगा ये 10i, इतनी सी बात है। लेकिन बी वाले केस में क्या है, अब हमारी जो वेव्स हैं अगर कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है, तो कोहेरेंट सोर्स में अब आपको बताना है इंटेंसिटी कितनी आ रही है अगर 60 डिग्री का फेज डिफरेंस हो। तो इस केस में देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा,
इसमें तो ये हमारा I प्लस 9I हो गया ये। दूसरे वाले में क्या होगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बताया था यार मैंने आपको, I1 मतलब I1 का मतलब I, रेशो में लिख रहा हूं ना, ये 1:9 है तो I और 9I मान लेते हैं, तो I प्लस 9I, तो ये I1 प्लस I2, साथ में 2 √ I1 I2 था, अरे यार भूल गई क्या, I1 प्लस I2 प्लस 2 √ I1 I2 cos फाइ था, नहीं था फॉर्मूला, तो वो मैं यहां पे लगा रहा हूं, I1 I है और I2 9I है, तो यहां पर ये हो जाएगा 2 √ I1 I2, √ I1 I2 का मतलब, √ I1 I2 का मतलब I1 हमारा I और I2 का मतलब ये हो जाएगा 9I, ओके, और साथ में cos 60 हो जाएगा, तो cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 देखो ये कटा, तो ये I प्लस 9I और ये हो जाएगा 3I, तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है 13I। अब आपसे इसका रेशो पूछा है, I1 और I2 का, पहले वाले केस की इंटेंसिटी I1I और दूसरे वाले केस की इंटेंसिटी I2I, इसका रेशो बताओ, तो रेशो क्या आ रहा है भैया, 10I ऊपर है 13I नीचे है, I से I कटा, तो 10/13 आ रहा है, लेकिन इनका आंसर क्या आ रहा है, इनका आ रहा है 10/x, तो x की वैल्यू मुबारक हो बच्चों आपकी 13 हो चुकी है, बहुत मतलब तुम तो हैवी ड्राइवर हो रहे हो फिर से, है ना, x कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, देख लीजिए, चले बिल्कुल सही यार, देखो और बस चलते जाएंगे फटाफट। यहां पर देखो ये थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश, लेकिन है सिंपल, 2022 में और 21 में क्वेश्चन काफी टफ माने जाते थे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। देखो हमारे पास दो लाइट्स हैं जिनका रेशियो 1:4 है, अगेन इस बार क्या बताना, देखो आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम का रेशियो पूछ रहे हैं। ओहो कोई बात नहीं, देखो पहले आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या पढ़ाया मैंने, वो मैंने पढ़ाया मास्टर जी, आपने पढ़ाया हमें √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर करना सिखाया आपने, तो √I1 मतलब 1 और √I2 मतलब 4, तो ये 1 प्लस 2 है ना, रूट होके 2 हो गया ना, तो स्क्वायर करा मैंने तो यार है 9। ऐसे आई मिनिमम अगर मैं निकालूंगा तो वो 1 - 2 का स्क्वायर करके 1 ही आएगा, मतलब रेशियो मेरा क्या बना, ये 9 + 1 और ये 9 - 1। मैं सही भी हूं या गलत हूं, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, लग तो रहा है, वैसे नहीं लग रहा है, देखो तो ये हो जाएगा 10/8, इसको मैं कट करूंगा तो आएगा 5/4, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अभी तो जरा देखो, अभी तो जरा देखो, तो 5/4 को मैं कैसे लिखूंगा, 2α + 1 और बीटा + 3, ये इन्होंने दे रखा है रेशो, अल्फा बाय बीटा पूछ रहे हैं। अब देखो अगर तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आंसर नहीं आ पाएगा, बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और सोचो यार अल्फा की जगह पर मैं क्या रखूं कि ऊपर 5 बन जाए, तो आंसर मिलेगा तुमको 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो अल्फा की जगह पर मुझे क्या रखना है, 2 रखना है। मैं बीटा की जगह पर क्या रखूंगा, आंसर 4 मिल जाए, पर बीटा की जगह पर अगर आप 1 मान लो तो 1 + 3 4 हो जाता है, मतलब बीटा की वैल्यू 1, तो अल्फा बाय बीटा हमारा क्या आ रहा है भैया, 2/1 आ रहा है। अल्फा बाय बीटा अगर हमारा 2/1 आ रहा है तो आ तो गया आंसर ऑप्शन बी। ये कॉमन सेंस है, अगर तुम कॉमन सेंस नहीं लगाते, अगर तुम आंसर ले भी आते ना ये 5/4, ऐसी भयानक सी अजीबोगरीब कैलकुलेशन तुमको करनी पड़ती तो आता, और तो भी शायद नहीं आ पाता। तुम चाहो करके देखना, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, तुमको पता चल जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं कि ऐसे लेट करके करो। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो अल्फा बाय बीटा तुम सही से निकाल ही नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है चलो, सो फिलहाल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन है, ये होमवर्क में दे दूं यार। दो लाइट है हमारे पास, एक की इंटेंसिटी आई और एक की 9I। देख रहे हो पेटेंटेड है, इंटेंसिटी का रेशो तक चेंज नहीं कर रहा है, ये 1:9 का रेशो चल रहा है ज्यादातर। तो क्या बोला गया, एक बार हमारा अगर फेज डिफरेंस π/2 है, एक बार फेज डिफरेंस हमारा π/2 है और एक बार हमारा फेज डिफरेंस π है, तो आपको क्या बताना है, दोनों की रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रेशो कर लोगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूले में एक बार थीटा की जगह पर π/2 रखना, I1 I2 दे रखा है, तो इंटेंसिटी कुछ आएगी P वाले केस की। ऐसे ही एक बार थीटा की जगह पर 180 रखना तो IQ आएगी इंटेंसिटी,
और फिर इन दोनों का डिफरेंस कर देना। ये आप लोग करना है ना, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं ताकि मुझे पता तो चले कि भाई कोई बच्चा इस सेशन को सही से लगा भी रहा है या नहीं लगा रहा है। तो 26 का यही टाइम इस टाइम लिखकर मुझे जरा बताओ सारे बच्चे, ABCD में से तुम्हारा क्या आंसर आया। बाकी मैं तुमको सॉल्यूशन दिखा देता हूं, सिंपल है। देखो एक बार 90 रखा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूले में तो एक बार 10i आ रहा है, एक बार 4i आ रहा है, डिफरेंस 6i आ गया। लेकिन तुमने अगर खुद से करा है तो बताना आंसर क्या आया तुम्हारा। और आगे बढ़ते हैं और देख लो, यहां पर देखो, यहां पर दोनों की दोनों इंटेंसिटी हमें सेम ही दे रखी है, दोनों की दोनों I0 ही है। और क्या कह रहे हैं भाई, इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होगी यार। जब मैंने अभी तुमको पढ़ाया था, आई का फॉर्मूला क्या था, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये मैंने पढ़ाया था जब दोनों की इंटेंसिटी सेम हो, जिसमें ये वाली जो टर्म है, ये वाली 4I0, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। लिखा भी है, अभी जाके चेक कर लो, पीछे भी लिखवाया था। मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछ रहे हैं तो भैया 4I0 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारे 4 टाइप होते हैं कंप्लीट। अभी YDSE और डिफ्रैक्शन और बचा है, लेकिन टाइप 1 में मैं दोबारा से याद दिला देता हूं। मैंने आपको क्या पढ़ाया था भाई, लेंस फॉर्मूला पढ़ाया था, है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ाया था, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था, पावर पढ़ाई थी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है, और कटिंग ऑफ लेंस भी पढ़ाया था, कटिंग ऑफ लेंस। हाँ, सिल्वरिंग ऑफ लेंस मैंने नहीं पढ़ाया यहाँ पर। कभी कोई बोले यार सर आपने सिल्वरिंग ऑफ लेंस नहीं पढ़ाया बेवजह, तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस वैसे बहुत कमी से आता है। बता दूं क्या, सिल्वरिंग ऑफ लेंस में बस इतना सा होता है कि ये जो एक लेंस है, इसकी हम एक साइड को पॉलिश कर देते हैं, एक साइड को पॉलिश कर देते हैं। तो फिर उस केस में पूछते हैं कि अब इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी। तो बस वहां पर एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला आप देख लो, 1/FL। मतलब यहां पर देखो 2 बार तो होता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि लेंस की 2 सरफेस है, 2 बार होता है रिफ्रैक्शन। और क्योंकि एक साइड ये मिरर बन गई है तो एक बार यहां पर रिफ्लेक्शन भी होता है। तो जो भी हमारी ओवरऑल फोकल लेंथ आती है ना, वो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो 2/FL, और एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो 1/FM। मतलब ये लेंस की फोकल लेंथ और ये मिरर की फोकल लेंथ, ये करके हमारा फॉर्मूला बनता है। और पुट द वैल्यू विद द साइन, याद रखना। अब जैसे कि यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में रखोगे। ये जो मिरर है, ये मिरर बिहेव कर रहा है कॉनकेव मिरर की तरह, तो यहां पर फोकल लेंथ आप नेगेटिव में रखोगे। तो चलो मैं रख भी देता हूं, जब आप फोकल लेंथ नेगेटिव में रखोगे तो माइनस का 1/FM एक्चुअल में फॉर्मूला बनेगा। दूसरी बात, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखोगे तो क्योंकि होगा तो एट द एंड रिफ्लेक्शन ही ना, तो वो वापस ही आएगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बिहेव कॉनकेव मिरर की तरह ही करेगा। तो जो फाइनल फोकल लेंथ आएगी ना, वो भी नेगेटिव आएगी। तो यहां पर ऐसे माइनस का साइन भी लगा देते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपको अभी पहले लिखवाया था जिसमें सब प्लस के थे, और ये साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूला बनेगा। इसके ऊपर 2025 में क्वेश्चन आया था, ट्राई कर लेना, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं, कभी आप में से कोई बोले यार कटिंग मतलब वो पॉलिशिंग कराई नहीं, जैसे रेयरली आता है यहाँ से, ठीक है। तो भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, यहां से आप कर पाओगे, करने वाला यहां से समझ जाएगा। दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया है टाइप 2 के अंदर, टाइप 2 के अंदर हमने क्या कवर किया था भाई, हमने प्रिज्म कवर किया था, है ना, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था। टाइप 3 में हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा। टाइप 4 में हमने अब क्या पढ़ लिया भाई, इंटरफेरेंस पढ़ लिया। और अब लास्ट टाइप आ रहा है, इंटरफेरेंस के अंदर सारी बातें अभी एक साथ ही सब रिवाइज करा दूंगा। अब लास्ट टाइप आ रहा है हमारा, जो कि है बिल्कुल फॉर श्योर आपके पेपर में रखा हुआ टॉपिक, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन भी है, लेकिन डिफ्रैक्शन YDSE जिसको आ गया डिफ्रैक्शन तो कर ही लेगा, दो नहीं पढ़ाऊंगा। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देख लो, ये YDSE के ऊपर क्वेश्चन, ये YDSE के ऊपर क्वेश्चन। इसकी सारी की सारी कहानी, वैसे तो मैंने पूरी की पूरी थ्योरी यहाँ पर डाल रखी है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी कहानी मैं आपको अपने तरीके से, अच्छा देखो जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना पीछे, वो यहां पर भी आ गया। मैं आपको अपने तरीके से बता देता हूं, एक बार इसको अच्छे से देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, इसका पहले तो डायग्राम ही समझो, रफ बना रहा हूं लेकिन समझ में आ जाएगा। हमने क्या करा, एक सोर्स है जिससे कि लाइट निकलेगी, और यहां पर हमने एक स्लिट लगाया। स्लिट का मतलब यहां पर ये 2 छोटे छोटे होल हैं, और यहां पर ये हमारी आती है स्क्रीन,
यहां पर आती है स्क्रीन। तो ये जो दो स्लिट है इसको हम S1 और S2 बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करा जाता है, और इन स्लिट और इस स्क्रीन के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर इस सोर्स से मान लो लाइट निकली, ऐसे करके सोर्स से लाइट निकली, वो अगर ऐसे जाके मिलती है यहां पर, तो जब ये दोनों के दोनों वेव्स आपस में जाके मिली तो अगेन इंटरफेरेंस हुआ होगा। अब वो पता करना कि कंस्ट्रक्टिव है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो जरा समझो, यहां से यहां तक पहुंचना और यहां से यहां तक पहुंचने में डिस्टेंस बराबर लगा होगा। तो एक फॉर्मूला आता है, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहां पर ये जो डेल्टा एक्स है ना, ये हमारा कहलाता है पाथ डिफरेंस। डेल्टा फाई तो पढ़ा है अभी हमने पीछे, फेज डिफरेंस। डेल्टा एक्स हमारा पाथ डिफरेंस कहलाता है। तो देखो, अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे फॉर मैक्सिमा। फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। या फिर अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जब दोनों वेव्स आपस में आके मिलेंगे तो उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो यहां पर जो भी आपको वेव दिखेगी, ये जो चमकता हुआ दिखेगा, तो वो चीज काफी ब्राइट होगी, तो इसको हम ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। जब ये ऐसा होता है ना इंटरफेरेंस, तो कहीं पर हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, कहीं पर मिनिमम, तो कहीं पर जो धारी धारी आ जाएंगी, कहीं पर अंधेरा कहीं पर रोशनी, कहीं पर अंधेरा कहीं पर रोशनी। तो जो फ्रिंजेस मिलेंगे वो ब्राइट और डार्क होती हैं। तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं ब्राइट फ्रिंज की, किसकी? ब्राइट फ्रिंज की, तो हमें यहां से बात समझ में आई। और ब्राइट फ्रिंज हमारा डेल्टा फाई क्या होना चाहिए था, मैंने पीछे पढ़ाया था। डेल्टा फाई क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 2 पाई हो या फिर 4 पाई हो। उसका यूज करते हुए डेल्टा एक्स कितना आ रहा है, अगर मैं यहां पर रखूं, ये तो 0 आएगा, ये तो 0 आएगा, या फिर आएगा, या फिर आएगा 2 पाई, या फिर आएगा, एक सेकेंड, फॉर्मूले में अगर मैंने रखा तो लैम्डा के टर्म्स में आएगा ना, ये तो 0 आएगा। इसको ऐसे करते हैं भाई, हमें क्या चाहिए था, हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए। हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड से मतलब है, ये तो मैक्सिमम हो। पीछे वाली बात यहां पर लगा तो रहे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। यहां पर मुझे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का मतलब ये है, या तो थीटा मैं यहां पर लूंगा 0, या फिर मैं थीटा 180 भी लूंगा, 180 भी चलेगा। क्यों सर, वहां पर तो एम्पलीट्यूड हमारा मिनिमम होता है, तो वो चीज अलग थी। यहां पर मुझे मैग्नीट्यूड वाइज चाहिए चीजें, समझ रहे हो? तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो डेल्टा एक्स निकल कर आता है ना, या तो 0 हो, या फिर वो सिंपल अगर मैं बोलूं n लैम्डा, या तो लैम्डा हो, या तो 2 लैम्डा हो, या फिर 3 लैम्डा हो, एंड सो ऑन, ऐसे चलती है कहानी। तो फिलहाल अब यहां पर हमें, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है, तो यहां पर हमको क्या मिल गई, यहां पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिल गई। लेकिन अब अगली ब्राइट फ्रिंज कहां पर मिलेगी, हो सकता है यहां पर कहीं मिले। तो ये कितना डिस्टेंस ऊपर मिलेगी अगली ब्राइट फ्रिंज, तो ये डिस्टेंस y होता है। और y का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये सब मेरे प्यारे बच्चों ड्राइव करके आ रहा है, आप तो बस मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं और थोड़ा सा आसान करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा काम अभी पढ़ाना नहीं है यार, फॉर्मूले बताना है बस खाली, और क्वेश्चन कराना है। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं ताकि आपको ये फॉर्मूले याद रहे अगर भूल गए हो तो n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d आता है। और सेम यही कहानी अगर मुझे करनी हो किसके लिए, फॉर डार्क फ्रिंज। फॉर कौन से फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की अगर हम बात करेंगे, तो डार्क फ्रिंज में हमारा जो y का फॉर्मूला आता है वो आता है 2n माइनस का 1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2 इंटू स्मॉल d। इसको आप ध्यान से देखो, और इसमें कंडीशन निकल कर आती है डेल्टा x की ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, मतलब 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है ऑड मल्टीपल। मतलब यहां पर देखो n की जगह पर 1 रखोगे तो लैम्डा बाय 2 आएगा, n की जगह पर 2 रखोगे तो 3 लैम्डा बाय 2 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। ये जरा अच्छे से देखो, तो यहां पर पहली ब्राइट फ्रिंज मिली, ये हमें मतलब ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गई, ये पहली ब्राइट फ्रिंज हो गई। अब ये पहले मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और पहली ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो गैप है, यहां पर डार्क फ्रिंज आई होगी, अंधेरा आया होगा। तो इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं ना, तो वो विद आती है। विद का मतलब कि जो भी धारियां तुमको देखने को मिल रही है उसकी विद क्या है, फ्रिंज विद। तो फ्रिंज विद को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रिंज विद का फॉर्मूला भी देख लो, वो आता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और दोनों के सेम ही आता है, जो ब्राइट के लिए आता है वही डार्क के लिए भी आता है।
मतलब दोनों बराबर बराबर विद की हमारी फ्रिंजेस होती हैं। ये सारी बातों को जरा एक बार अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखो ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये यहां पर भी लिखा हुआ था, बस मैंने आपको और अच्छा एक्सप्लेनेशन देने की यार कोशिश करिए। आई होप तुमको शायद बातें समझ में आई हो। ऐसे ऐसे देखो ये धारी धारी ब्राइट डार्क देखने को मिलती है। इतना हो गया। और अभी आगे देखो, अभी बात खत्म नहीं हुई। अगर मान लो, है ना, अगर मान लो इस पूरे का पूरे वाईडी एसी वाले सेटअप को मैंने किसी मीडियम में डाल दिया, तो पूछ लेंगे यार फ्रिंज विड्थ अब क्या होगी। तो अगर एयर है तो हमारी फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लेकिन अगर कोई सा मीडियम आ गया तो उस मीडियम में हमारे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आता है लैम्डा कैपिटल डी बाय म्यू स्मॉल डी, मतलब म्यू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीडियम में आते ही हमारी वेवलेंथ म्यू टाइम्स कम हो जाती है। तो यहां ऐसे भी बोल सकता हूं कि मीडियम की फ्रिंज विड्थ जो है एयर की फ्रिंज विड्थ से म्यू टाइम्स कम होती है। तो ये आप देख लो, डायरेक्ट आप लगा सकते हो। और बस इतनी बातें मुझे लगता है बहुत है, इतनी बातें काफी हैं। चलिए बाकी अभी क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन में देखेंगे। डिफ्रैक्शन का बता देता हूं। डिफ्रैक्शन में सारी चीजें सेम है, बस यहां पर डिफ्रैक्शन में होता यह है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि दो स्लिट नहीं होते, डिफ्रैक्शन में एक ही बड़ा सा स्लिट होता है। तो वाईडीएसई में दो स्लिट के बीच के गैप को हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करा। डिफ्रैक्शन में पूरे का पूरे स्लिट के विड्थ को हम स्मॉल डी से ना रिप्रेजेंट करके स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाकी सारी बातें सेम है, समझ रहे हो। मतलब इसकी भी अगर फ्रिंज विड्थ लिखनी हो तो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की जगह पर स्मॉल ए आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। दूसरा, इसके अंदर ब्राइट का मतलब वहां का डार्क, मतलब इसका मैक्सिमा का मतलब वहां का डार्क। तो इसके लिए अगर मैक्सिमा वाली कंडीशन अगर आपको लिखनी होगी तो वहां पर डार्क में क्या कंडीशन आई थी, वो आई थी 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो 2n-1 लैम्डा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी या फिर स्मॉल ए। और इसका अगर मिनिमा की बात करनी है तो इसका जो मिनिमम होता है वहां का वो ब्राइट होता है। उल्टी है कहानी बस। तो y का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा क्या, n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, या फिर मैं बता रहा हूं जहां पर भी स्मॉल डी वहां पर स्मॉल ए लिख दिया मैंने। और कई बार ऐसे भी पूछ लेंगे कि यार जो सेंटर पर फ्रिंज बनती है उसकी विड्थ बताओ। तो याद रखना डिफ्रैक्शन में सेंट्रल वाली जो फ्रिंज होती है ना वो डबल साइज की होती है। मतलब इंटरफेरेंस में तो सब बराबर बराबर थी, डिफ्रैक्शन में अगर कोई आपसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पूछे तो उसकी विड्थ डबल कर देना। मतलब ये जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना। बाकी तो अभी आगे आएगा तो पता चलेगा क्वेश्चन में। चलो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, बेवजह मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करता हूं। पोलराइजेशन और एक बार देख लो यार, पोलराइजेशन भी जरूरी है। मान लो कि एक हमारा ये पोलराइजर होता है, ये मतलब लाइट की इंटेंसिटी को कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर अगर मान लो पोलराइजर है P1, तो इससे अगर हमारी आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट एंटर करेगी तो जब वो बाहर आएगी ना तो उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 हो जाएगी। और फिर इसके अगर आगे मैंने एक और पोलराइजर लगा दिया जो कि थीटा एंगल बना रहा है, तो अब इससे जब लाइट एंटर करके बाहर निकलेगी तो जितनी भी एंटर करी उसका वो कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाएगी। अगर आई नॉट बाय 2 इंटेंसिटी की लाइट एंटर करी है तो बाहर आएगी आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि इसी पर ही 2025 में जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, आई नॉट लाइट इंटेंसिटी एंटर करी, दो पोलराइजर है P1 और P2 से। तो मुझे बात मालूम है जब यहां से एंटर करके निकलेगी तो बाहर जब आएगी तो इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 और आई नॉट बाय 2 हो जाएगी। और जब आई नॉट बाय 2 आई नॉट बाय 2 वाली इंटेंसिटी जब P3 मतलब ये अगले वाले पोलराइजर से जब निकलेगी तो वो कहा जा रहा है कि 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब जो हमारी इंटेंसिटी आएगी, अब जो इंटेंसिटी आएगी वो आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पहले वाले में हमेशा आधी होती है और दूसरे वाले में कॉस स्क्वायर टाइम्स होती है। तो क्योंकि यहां पर ये आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर 45 है, कॉस 45 होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2। तो अब जो इंटेंसिटी आ रही है वो आई नॉट बाय 4 आ रही है। मतलब इस पहले वाले स्लिट से और दूसरे वाले स्लिट से मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो भी हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो अगर हमें निकालना है और अगर हमें पाथ डिफरेंस दे रखा है λ/3, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखो। मैंने बताया था कि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की जगह पर λ/3 रखो पहले, तो ये हो जाएगा
2 पाई बाय लेमडा और डेल्टा एक्स की जगह पर लेमडा बाय 3, जो कि कटा तो 2 पाई बाय 3 का मतलब आया 120 डिग्री। क्या आया? 120 डिग्री आया। अब आप देखो ध्यान से, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड क्या था? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड सर आपने पढ़ाया है I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये पीछे वाली बात है यार, जो पहले अभी हमने टाइप में पढ़ा था। तो I1 और I2 दोनों ही I0/4 है। हाँ सर, बात तो सही है। तो I0/4 प्लस I0/4 टू, ये भी I0/4 हो जाएगा रूट से बाहर निकल के, और cos 120 होता है माइनस का 1/2। तो ये 2 से 2 कटा, ये माइनस I0/4 से माइनस I0/4 कटा, तो आंसर जो आ रहा है वो I0/4 ही आ रहा है। इसको जरा 2 बार 3 बार देखना तरीके से तो समझ में आएगा। फिर बता रहा हूं, पहले जब एंटर करी I0 इंटेंसिटी की थी, जब बाहर आई तो इंटेंसिटी आधी आधी हो गई, मतलब I0/2 हो गई। फिर जब तीसरे से करी होगी तो और आधी हो गई होगी, क्योंकि cos स्क्वायर 45 1/2 होता है, तो I0/4 हो गई होगी। लेकिन S1 और S2 वाले स्लिट से जब निकली, जब वो आपस में सुपर इंपोज करी, तो पाथ डिफरेंस λ/3 दे रखा है। पाथ डिफरेंस अगर दे रखा है तो फेज डिफरेंस आ गया 120। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी में I1 I2 तो मैंने पुट करा, फेज डिफरेंस यहां पर पुट करा, और मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल कर आ गई। तो ये क्वेश्चन बढ़िया इसलिए था क्योंकि उसमें पोलराइजर और YDSC वाली टाइप की बातें दोनों लग रही थी। इसको एक बार अच्छे से देखिए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। चलिए मेरे प्यारो, बिल्कुल सही यार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन भी देखो सेम वही है जो मैंने आपको कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, YDSC में हमने जो भी एपरेटस था उसको हमने एक मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। अच्छा भाई साहब, अब आगे क्या बोल रहे हैं, स्लिट सेपरेशन। स्लिट सेपरेशन का मतलब ये स्मॉल डी दे दिया है ना, दोनों स्लिट के बीच का गैप दे दिया स्मॉल डी, और लाइट की वेवलेंथ 690 नैनोमीटर मतलब लैम्डा दे दिया। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया, मतलब कैपिटल डी भी दे दिया। आपको बतानी है फ्रिंज विद। सिंपल फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ाया था, फ्रिंज विद का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय म्यू स्मॉल डी पढ़ाया था। सारी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। वेवलेंथ नैनोमीटर में है, 10 की पावर -9 लगा देना साथ में, डी मीटर में ही है, म्यू 1.44 है, स्मॉल डी 1.5 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा मीटर में करने के लिए। वो सॉल्व करके आंसर आपका 0.23 मिलीमीटर आएगा। इसको कर लेना, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी कैलकुलेशन देख लो, हो भी रखी है, वैसे सिंपल वैल्यू पुट करनी है आपको, देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर देखो, ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं और ये हर बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन YDSC से। क्या बोला गया कि YDSC में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर मैंने 480 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज करी और एक बार मैंने 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज करी, और दोनों की वजह से इंटरफेरेंस हुआ होगा, ब्राइट और डार्क फ्रिंज आई होगी। आपको यह बताना है कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज इस वाली लाइट की, कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज इस वाली लाइट से मैच कर रही है। मतलब अगर मैच कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो दोनों का y बराबर है, दोनों का y1 y2 बराबर है। और ब्राइट फ्रिंज के लिए y का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया था y का फॉर्मूला n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये n1 लैम्डा 1 कैपिटल डी और स्मॉल डी, और देखो दोनों ही केस में मैंने सेम ही YDSC का सिस्टम यूज करा, बस खाली वेवलेंथ तो चेंज करी, तो स्मॉल डी कैपिटल डी सेम रहेगा। और ऐसे n2 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये तो कट गया। तो ज्यादातर टीचर इसको ऐसे ट्रिक की तरह पढ़ाते हैं कि बस सिंपल n1 लैम्डा 1 और n2 लैम्डा 2 इक्वल कर देना। मैंने तुमको बता भी दिया कि ये आया कैसे, समझ रहे हो। अब करो, तो यहां पर आप देखो n1 बाय n2 का रेशियो क्या आएगा, n1 बाय n2 आएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, मतलब 600 बाय 480, और ये अगर कटा 6 10 और 6 8 तो मेरे हिसाब से 5/4 आ रहा है। तो 480 नैनोमीटर की 5वें नंबर की फ्रिंज जो होगी ब्राइट वाली, वो 600 नैनोमीटर की चौथे वाली ब्राइट फ्रिंज से मैच कर जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कौन से वाली की बतानी है, 480 नैनोमीटर वाली बतानी है। तो 480 नैनोमीटर का कौन से वाली है, 5th वाली कोइंसाइड कर रही है, तो आंसर सही हो जाएगा। अगर 600 नैनोमीटर की पूछी जाती तो आंसर बी हो जाता,
लेकिन देखो ना, द लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ 480 नैनोमीटर, जो कि हमें चाहिए होगी। तो N1 पूछा था आपसे, तो 5 आएगा। इसको जरा अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन कई बार आएगा। ओके, चले मेरे प्यारो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 30, क्वेश्चन नंबर 30 पर आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 में, अच्छा यार 30 तो कर दिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 31 पे आ चुके हैं हम। तो 31 में अब देखो क्या बोला जा रहा है, विद ऑफ द दो स्लिट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डी एंड एक्स डी। वो जो हमने स्लिट लिए थे ना, एक की विद अगर डी है तो एक की विद एक्स डी है, मतलब स्लिट की जो होल है, जो चौड़ाई है, जो डायमीटर है, वो हमारी क्या है, अलग अलग रेशियो में हमें दे रखी है। तो और आपसे बोला गया कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 9:4 आ रहा है, तो एक्स बताओ। लेकिन क्या करें, एज्यूम दैट द फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्लिट विद, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका ये कहना है क्या हमारा जो फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब एम्पलीट्यूड स्लिट विद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं A1 को A मान लूं तो A2 मेरा क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा, क्योंकि वो X टाइम्स है। अच्छा भैया, इतना हो गया, इतना हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या है। हाँ, तो अब हमें इसमें देखो एम्पलीट्यूड का तो रेशो पता चले गया, अब हमें इंटेंसिटी का रेशो बताना है। तो भाई आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम, वही यार पीछे जो हमने कहानी करी थी। तो अब आई मैक्सिमम को अगर मुझे एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा भैया, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, मास्टर जी पढ़ाया आपने, और ये A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको मैं कैसे लिखता हूं, A1 प्लस A2 का मतलब ये हो जाएगा A प्लस XA का होल स्क्वायर, या फिर मैं बोलूं XA प्लस A का होल स्क्वायर, बड़ा पहले लिख देते ना, XA प्लस A का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो मैं किसी में से भी किसी को माइनस कर सकता हूं। तो A1 माइनस A2 लिखूं या A2 माइनस A1 लिखूं, मेरी मर्जी भाई। तो ये हो जाएगा XA माइनस A का होल स्क्वायर, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। क्यों भैया, ये कैसे पता चला, क्योंकि मैंने A कॉमन लेके उड़ा दिया, और ये रेशो मुझे दे रखा था 9/4। तो अगर मैं दोनों साइड रूट ले लेता हूं तो ये x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा 3/2, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमने कराए तो 2x प्लस 2, और ये हो जाएगा 3x माइनस 3। अरे सही जा रहे हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू 5 आ रही है, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा इसको अच्छे से देखो और बताओ बात समझ में आई है या नहीं आई। सिंपल स्लिट विद का जो हमारा रेशो था वो एम्पलीट्यूड के रेशो के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है, और वो वहां से मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला। चलो यार बहुत बढ़िया, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते जाएंगे भैया, और देख लो 3-4 क्वेश्चन और बचे होंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एसर्शन में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं, अगर हमने किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में करा, एयर में ना करके किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में करा, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो मीडियम में फ्रिंज विद आती है वो हमारी एयर की फ्रिंज विद का म्यू टाइम्स कम हो जाती है। तो मतलब यहां पर म्यू से डिवाइड हो जाएगा, म्यू से अगर डिवाइड हो गए तो फ्रिंज विद कम हो गई, फ्रिंज विद कम हो गई तो पास पास आ गई फ्रिंजेस, तो क्या वो क्लोज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सो ऑप्शन इज द, मतलब असर्शन इज करेक्ट। और रीजन में अगर हम बात करें तो याद करो, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा क्या था, C/V था, C/V था, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एफ लैम्डा। लाइट की स्पीड का जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है एफ लैम्डा। तो यहां से अगर आप देखो म्यू जो है वो v के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप जरा ये सोचो ना कि वेवलेंथ मेरी क्यों कम हुई है, क्योंकि मेरी वेलोसिटी कम हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में आने की वजह से। तो क्या कहा जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट हमारी कम हो जाती है इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, मतलब v अगर कम हो गया और फ्रीक्वेंसी तो सेम रही है, तो लैम्डा भी कम हो गया, और लैम्डा कम हो गया, लैम्डा कम होने की वजह से, क्योंकि बीटा का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी है, तो क्योंकि मेरा लैम्डा कम हो गया इस वजह से तो फ्रिंज विड्थ कम हुई। तो रीजन है भी सही और ऊपर वाली बात को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए इसको जरा अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 33। अब जरा चलो ये डिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। डिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है,
माइक्रोवेव जिसकी वेवलेंथ दे रखी है भैया, लैम्डा दे दिया 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो गया ना। और फ्रिंज विद हमें दे रखी है, एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछ रहे हैं। देखो डिफ्रैक्शन में मैंने बताया था कि भाई फ्रिंज विद का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी तो लगाओगे, है ना। ये है फ्रिंज विद का फॉर्मूला, फ्रिंज विद का। एंगुलर विद पता है क्या होता है? एंगुलर विद होता है बीटा बाय कैपिटल डी, एंगुलर विद होता है बीटा बाय कैपिटल डी। तो एंगुलर विद का फॉर्मूला हो गया मतलब लैम्डा बाय स्मॉल डी। अब लैम्डा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और स्मॉल डी या फिर बोले स्लिट विद कितनी है, जो कि है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये आ रहा है 1/2। तो ये हमारा एंगल जो आया वो 1/2 आया। अब एंगल अगर बहुत छोटा होता है तो उसको हम साइन थीटा बोलते हैं, तो एक्चुअल में थीटा 1/2 नहीं है, साइन थीटा 1/2 है। तो थीटा आया 30 डिग्री। लेकिन अब ये देखते हैं आंसर, फटाफट डी मार्क मत कर देना, गलत हो जाएगा। सेंट्रल का मैंने बताया था कि एक्चुअल में जो विद होती है वो डबल साइज की होती है। तो अगर विद डबल साइज की है मेरे प्यारे बच्चों, तो एंगल भी तो डबल साइज का होगा। तो ये तो एक विद का अगर एंगल 30 डिग्री है तो पूरी की पूरी सेंट्रल क्योंकि डबल साइज की होती है तो उसका एंगल डबल होगा, मतलब उसका 60 डिग्री नहीं होना चाहिए था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ना कि ऑप्शन डी। देखो चेक कर लो, आंसर ए है। सॉल्यूशन भी दे रखा है, जो मैंने सारी बातें बोली हैं वो यहां पर लिखी हुई भी है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चले और देखो और क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ हमें दे रखी है और स्लिट की विद भाई ये लैम्डा है, ये आपको स्मॉल ए दे रखा है। और कितना दूर है भाई, स्क्रीन कितनी दूर है, तो फोकल लेंथ बोलो या फिर स्क्रीन कितनी दूर है वो बोलो, तो आपको कैपिटल डी भी दे रखा है। आपको बताना है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो मैक्सिमा में मैंने बताया था कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, जो हमारे उधर डार्क फ्रिंज में लगता है। तो y पूछा है आपसे, तो ये बनेगा 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो यहां पर n की जगह पर 1 आ जाएगा और नीचे से 2 भी तो था, n की जगह पर 1 आ जाएगा, तो ये लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी बनेगा। अब सॉल्व कर लो, लैम्डा कितना 400 इंटू 10 की पावर माइनस 9, कैपिटल डी 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर हो गया, और 2 तो एज इट इज आएगा। और स्मॉल डी कितना है भैया, स्मॉल डी हमारा 0.2 mm या फिर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। यहां 2 से ये तो गया, 100 आया, तो मैंने कोई मिस्टेक कर दिया भाई। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा पूछा था ना आपसे, तो मैक्सिमा के केस में मिनिमा का फॉर्मूला लगेगा, तो नीचे 2 तो आएगा ही आएगा, सही है। इस हिसाब से तो मेरा आंसर गलत आ रहा है यार। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो एन की जगह पर 1 रखा है। एक सेकंड चेक करते हैं, कोई क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं है। मैक्सिमा है तो यार फॉर्मूला जो लगेगा हमारा, मैक्सिमा अगर है तो मैक्सिमा में तो मिनिमा का फॉर्मूला लगता है यार, ये होता है। डिफ्रैक्शन की बात हो रही है ना यहाँ पे, हाँ डिफ्रैक्शन की बात हो रही है, यहां से तो आंसर नहीं आ रहा। ऐसी क्या मिस्टेक हो गई इसमें? विद ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा डी साइन टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए लिखा है, मतलब लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। यार ये एक सेकेंड, यहाँ पर शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। लो मैं इसको उसी तरीके से कर लेता हूँ। डिफ्रैक्शन में होता क्या है, ये हमारी स्क्रीन है और द विद ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, ओ यार विद पूछी है, मैं वाई निकाल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, विद ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी, अरे यार सॉरी यार मेरी मिस्टेक हो गई। विद पूछी ना, विद मतलब फ्रिंज विद यार, फ्रिंज विद का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कहां यार, मैं वाई निकालने लगा। फर्स्ट सेकेंडरी फर्स्ट पढ़ते ही ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं सेंट्रल से कि कितना ऊपर है। आपसे फ्रिंज विद पूछिए, तो लैम्डा सिंपल था यार, लैम्डा 400 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, कैपिटल डी 1 है और स्मॉल डी हमारा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 है।
तो ये 200 इंटू 10⁻⁻⁵, ये फिर मैं बोलूं तो 2 मिलीमीटर आएगा। ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यार, ऑप्शन ए 2 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो अब जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे जितने भी मैंने आपको टाइप शुरू से लेकर, जब रे ऑप्टिक्स पढ़ाया था वहां से लेकर और यहां वे ऑप्टिक्स तक, मैं आपको 5 मिनट में सारी की सारी बातें अपने तरीके से बढ़िया से कवर कराता हूं। तो ध्यान से जरा आप देखना, ठीक है। सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको हर एक बात रिवाइज करा दूंगा, अच्छे से देख लेना। तो टाइप 1 क्या था? टाइप 1 क्या था भैया? टाइप 1 में बहुत सारी बातें पढ़ी है ना। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u होता है। फिर लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू μl बाय μs माइनस का 1, और साथ में 1/r1 माइनस का 1/r2। साथ में रिफ्रैक्शन फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। हमारी जो पावर है वो फोकल लेंथ की उल्टी थी। और कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। समझ रहे हो? तो ये हमारा टाइप 1 हो गया, ये बातें थी सारी। टाइप 2 में मैंने आपको क्या पढ़ाया भाई? टाइप 2 में मैंने आपको क्रिटिकल एंगल और प्रिज्म पढ़ाया आई थिंक। तो टाइप 2 में पहले हम क्रिटिकल एंगल की बात करें तो साइन आईसी का फॉर्मूला 1/μ होता है। और फिर प्रिज्म की अगर मैं बात करूं तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा I1 प्लस I2 माइनस ए आया था। और मिनिमम डेविएशन में म्यू का फॉर्मूला साइन ए प्लस डेल बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2 था। ये सारी बातें मैंने पढ़ाई थी। और एंगल ऑफ डेविएशन का थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला ए इंटू म्यू माइनस 1 आया था। और ये जब मैं दोनों प्रिज्म के बराबर करता हूं तो वो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का केस बन गया था। सिंपल सी बात है, ये हमारी उसकी बात होगी प्रिज्म की। फिर मैंने टाइप 3 आपको क्या पढ़ाया भाई? टाइप 3 में मैंने आपको मिरर पढ़ाया जिसमें मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस का v/u था। टाइप 3 हो गया। फिर टाइप 4 पे आओ। टाइप 4 में मैंने आपको क्या पढ़ाया भाई? अभी जो यहां से मैंने शुरुआत करी, टाइप 4 में मैंने इंटरफेरेंस पढ़ाया जिसमें मैंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा होता है या cos फाई होता है। और ऐसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई होता है। फाई और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 4I0 cos स्क्वायर φ/2, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। और क्या थी कहानी? और भी कहानी सुनो। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या आया था भाई? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, या फिर मैं बोलूंगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ऐसे मिनिमम करना है तो माइनस का साइन लगा देना। टाइप 4 में ये मैंने आपको बातें बता दी। और अभी रुक जा भाई, अभी टाइप 5 देखो। टाइप 5 में मैंने आपको क्या बताया? टाइप 5 में मैंने आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, इसमें मैंने आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंज की कहानी पढ़ाई। तो ब्राइट वाले केस में Y का फॉर्मूला क्या बताया? n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और डार्क वाले केस में मैंने Y का फॉर्मूला क्या बताया? 2n माइनस का 1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d। ये हो गई ब्राइट और डार्क की बात। और अगर मैं यहीं पे डिफ्रैक्शन की बात करूंगा तो ये हमारा केस हो जाएगा मिनिमा का फॉर डिफ्रैक्शन, है ना। फॉर डिफ्रैक्शन ये केस हो जाएगा मिनिमा का और ये केस हो जाएगा मैक्सिमा का। ठीक है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बीटा आता है हमारा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। बस, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों सेशन जो हमारा वहां होने से रह गया। तो मैंने यार यहाँ पर बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि लाइव सेशन में तुम लोग होते हो साथ में तो मेरी हिम्मत बनी रहती है, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डिंग मैंने करी यार बड़ी हिम्मत करके। मैंने कहा यार कर ही देते हैं। तो फिलहाल जब भी आप लोगों तक पहुंचेगा तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। एंड जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ओवरऑल पूरा का पूरा ऑप्टिक्स का हमारा सेशन कैसे गया। यार तुम लोगों की कमेंट्स ही हैं जो मेरा मोटिवेशन है, जो मुझे मोटिवेट कर रही है। और कल भी सेशन आएगा, परसों भी आएगा, डेली हमारे सेशन है। कल हम रोटेशनल मोशन और सेंटर ऑफ मास करने वाले हैं। तो जरूर जल्दी से मुलाकात करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मेरी दुआएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। और बताइएगा यार, एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा।
आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए मैं वेट करूंगा कि ये सेशन कैसा गया, है ना। इस वीडियो पर भी कमेंट करके बता देना, और जो हमारा मेन सेशन था गदर का, जिसका ये पार्ट है, वहां पर यार जरूर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि सेशन ओवरऑल कैसा गया है। ओके, तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में इसी तरीके से। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।